You are watching Education at Home. If you are new on my channel and you have not subscribed it yet, that kindly subscribe my channel and also press the bell icon to get my new videos in time. Thank you. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस टाइम पे देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम के मैकेनिज़्म और काइनेटिक्स के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाइम के एक्शन मैकेनिज़्म की कि इसमें आ जाता है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसे हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन की। आपको पता है सारे रिएक्शंस जो है इनिशियल सबस्ट्रेट से ही प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ये जो एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स नहीं बनते, लेकिन सबसे पहले ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जाइज होते हैं, और ताकि जो रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच सके, और इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ट्रांजिशन स्टेट पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ तक कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा या टूटेगा और प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी की हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि amount of energy which is required to raise all molecules in 1 mole of substrate to transition state। कि सब्सटेंस के 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जब ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसे हम Vmax भी कहते हैं, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है कि आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के मुकाबले में मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स का एक जो छोटा सा रीजन होता है वो ही सबस्ट्रेट बाइंडिंग और कैटालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रीजन को एक्टिव साइट, एक्टिव सेंटर या कैटालिटिक साइट कहा जाता है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटालिटिक रेजिड्यूज़ की। एक्टिव साइट पर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कैटालिटिक रेजिड्यूज़ कहा जाता है। एंजाइम्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम आता है काइमोट्रिप्सिन। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और इसे पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। और जो हमारे पास ट्रिप्सिन था जिसकी हमने पहले बात की थी, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये इसको एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स के पैनक्रियाज ने उसे सीक्रेट किया और ट्रिप्सिन ने उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके फंक्शंस की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन, जैसे ऊपर बात की, डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसमें एक एक्टिव सीरीन के रेजिड्यूज़ होते हैं। सीरीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, उसके रेजिड्यूज़ होते हैं। ये क्या करता है, हमारी फूड में जो प्रोटीन्स होती हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है कि बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, लाइजीन और आर्जिनिन। इसके कार्बन के जो टर्मिनल साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोलाइज करके तोड़ते हैं, जबकि जो काइमोट्रिप्सिन है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो कि फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, इसके कार्बन की टर्मिनल साइड को अटैक करते हैं। ये इसके दरमियान एक बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट की। जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ नॉन कोवलेंटली बाइंड करता है। इस साइट को हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहते हैं, और जो दूसरी साइट होती है उसे कैटालिटिक साइट कहा जाता है। अब ये कैटालिटिक साइट जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कैटालिसिस के लिए। ये इस पिक्चर में देखें, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये बाइंडिंग साइट है। सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड होगा और ये जो है यहाँ पे कैटालिसिस होगी, इसे कैटालिटिक साइट कहेंगे। अब एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये एक्टिव साइट पर डिपेंड करती है। अब जो एक्टिव साइट है नहीं होता, पहले माना जाता था जब लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया गया तब माना जाता था कि जो एक्टिव साइट होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ में देखें, ये फ्री एनर्जी को हमने वाई एक्सिस पे लिया और
रिएक्शन की ड्यूरेशन को एक्स एक्सिस पे। ये ट्रांजिशन स्टेट है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की और एक्टिवेशन एनर्जी है एनकैटालाइज्ड रिएक्शन की। ये ट्रांजिशन स्टेट है कैटालाइज्ड रिएक्शन की, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। दोनों जो रिएक्शंस हैं वो फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं, लेकिन आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं उसमें प्रोडक्ट्स देर से बन रहे हैं, जबकि कैटालाइज्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जल्दी बन रहे हैं। एक्टिव साइट पे कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? सीरीन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, आर्जिनिन, लाइजिन, हिस्टीडीन और सिस्टीन, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? एंजाइमेटिक एक्शन के दौरान एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक टेम्परेरी कम्बिनेशन होता है और यस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कहाँ पे होता है? एंजाइम की एक्टिव साइट पे। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन होती है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज एंजाइम, दिस इज एक्टिव साइट एंड दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके लगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम ने अपनी शेप चेंज की सबस्ट्रेट के हिसाब से और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बन गया और एंजाइम है वो रिकवर हो गया। अब थ्योरीज हमारे पास एंजाइम एक्शन की कौन सी आती हैं? सबसे पहले हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, ये 1894 में एमएल फिशर ने पोस्टुलेट की थी। इसमें इसने कहा था कि जो लॉक है वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो की है वो सबस्ट्रेट को, और जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो की होल को रिप्रेजेंट कर रही है। ओनली द करेक्टली साइज्ड की फिट्स इनटू की होल ऑफ लॉक। क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से एक करेक्टली साइज की ही लॉक के की होल में फिट हो सकती है, वैसे ही करेक्टली साइज सबस्ट्रेट ही एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। जो लॉक एंड की मॉडल था उसने ये पोर्ट्रेस किया था कि एक एंजाइम जो होता है वो कन्फॉर्मेशनली रिजिड होता है और सिर्फ उसी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है जो उसकी एक्टिव साइट में एग्जैक्टली फिट बैठे। लेकिन उसके बाद 1958 में कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल को प्रपोज किया। उसने उसमें क्या कहा कि जो एंजाइम होता है वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती, और ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मीन्स कि खुद को चेंज कर लेती है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी थी वो वाइडली एक्सेप्ट की गई और यूज्ड की गई क्योंकि ये लॉक एंड की मैकेनिज्म की एक डेवलपमेंट थी। इसने सजेस्ट किया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ये खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेती है ताकि जो सबस्ट्रेट है उसमें आके फिट हो सके, जबकि लॉक एंड की मॉडल ने एक्टिव साइट की चेंजिंग के हवाले से कुछ नहीं बताया। इस पिक्चर में देखें, ये हमारे पास की है जो सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लॉक है, जैसे लॉक की में आके लग गया उसी तरह से ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट एंजाइम में आके लग गया। जबकि इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल में देखें, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जब सबस्ट्रेट आके लगा तो इसने खुद को एडजस्ट किया, खुद को उसके साथ फ्लेक्सिबल कर लिया और ये हमारे पास एंड पे प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम रिकवर हो गया। अब एंजाइम काइनेटिक्स हमारा दूसरा मेन टॉपिक। होती क्या है एंजाइम काइनेटिक्स? कि एंजाइम जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है उसके रेट या वेलोसिटी को स्टडी करना एंजाइम काइनेटिक्स कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें जो रेट है, रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज मेजर्ड एज रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने का रेट या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बढ़ने का रेट। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेट एट विच सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि ऐसा रेट जिसमें सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। जब हम एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंक्यूबेट करते हैं और प्रोडक्ट को टाइम के साथ, तो जो रिजल्टिंग लाइन हमारे पास आएगी वो हाइपरबोलिक शेप होगी। हाइपरबोलिक मीन कर्व। टाइम को हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट की टर्म में। टाइम को हमने वाई एक्सिस पे लिया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, तो हमारे पास जो कर्व आई, जो हमारे पास लाइन आई, वो हाइपरबोलिक शेप, मीन्स के जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम है सबस्ट्रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स।
कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट हमारे पास बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टाइम है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि टाइम बढ़ाने से प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर सकते हैं? या तो सबस्ट्रेट की डिप्लेशन कर दी जाए, उसे ख़त्म कर तबाह कर दिया जाए, या जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम को इनहिबिट कर दे, या एंजाइम डीनेचर हो जाए। ये जो इवेंट्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उसके साथ ही वेलोसिटी को भी अफेक्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी ही क्यों यूज़ होती है काइनेटिक पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए? इसलिए क्योंकि इनिशियल पोर्शन में ही जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं वो हमें पता होती हैं एक्यूरेटली कि क्या एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, ये हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी में ही पता होता है। इसीलिए हम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को ही यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास यूनिट है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन हमने ली माइक्रोमोल में, और माइक्रोमोल किसका है? ये सबस्ट्रेट का इन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में सबस्ट्रेट की कितने माइक्रोमोल हम ले रहे हैं, कंसंट्रेशन। अच्छा, अब एंजाइम एक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद वो कम हो जाएगी। इस ग्राफ में देखें हमने वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। ये हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास वी मैक्स है, मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी भी ऑप्टिमम है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा रहे हैं तो वो कम होती जा रही है वेलोसिटी। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है, और रिएक्शन वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है जब तक कि वी मैक्स ना आ जाए। इस टेम्परेचर को हम, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को, टेम्परेचर कोफिशिएंट या Q10 भी कहते हैं। अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वेरी करता है। ह्यूमन में जो एंजाइम्स वर्क करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे, प्लांट्स में 60 डिग्री सेल्सियस पे, और जो माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करते हैं। मतलब कि जो एंजाइम्स हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अगर हम फर्दर एलिवेट कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। लाइक 55 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो एंजाइम होगा वो डीनेचर होगा और परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। जो पीएच है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर था, ये भी ऑप्टिमल पीएच तक। ऑप्टिमल पीएच क्या होती है? ऐसी पीएच जिसमें एंजाइम एक्ट करता है। ऑप्टिमल पीएच से अबव या बिलो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की आयनिक स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम हो जाएगा। अब हर एंजाइम की स्पेसिफिक ऑप्टिमल पीएच होती है। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक लाइपेज की 7.5 है। कुछ एंजाइम की हाई ऑप्टिमल पीएच होती है, मींस लाइक अल्कलाइन फॉस्फेट की 10 to 11, जो एसिड फॉस्फेट है उसकी 4 to 5, और पेप्सिन की 1 to 2। अगर हम पीएच को भी मज़ीद बढ़ा देंगे तो जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम की कंसंट्रेशन, कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है रिएक्शन की वो अमाउंट ऑफ एंजाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम जो बाकी कंडीशंस हैं उन्हें कांस्टेंट रखें, मींस का टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखें, तो इनिशियल वेलोसिटी एंजाइम की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम एंजाइम की अमाउंट को डबल कर देंगे तो जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा, और अगर हम इसे ट्रिपल कर देंगे तो ये भी हमारे पास सबस्ट्रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो हमारे पास नतीजा क्या निकला कि जो एंजाइम है वो एक्टिव, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट होगी और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ग्राफ में देखें, ये हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन डबल हुई और ये हमारे पास जो रेट है वो भी डबल हो गया। अगला और लास्ट फैक्टर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब तक कि वी मैक्स ना आ जाए। जब वी मैक्स आ गया मीन्स सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट बढ़ गई, उसके बाद
कोई भी अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, और ये तभी होगा कि अगर हम तमाम कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, स्पेशली एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने जो सोची है उतनी ही रखें, उसे ना बढ़ाएं। अब देखें वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के दरमियान हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये वी मैक्स यहाँ पे आ गया, एंजाइम सैचुरेट हो गए, मतलब कि सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बढ़ गई। अब हम चाहे जितने मर्जी सबस्ट्रेट डालें, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो तमाम एंजाइम सैचुरेट नहीं होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो तमाम मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे, और ज़्यादा उसमें एनी अदर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल रिजल्ट इन नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। अब हमारे पास आती है एक चीज़, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। इट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इक्वेशन क्या करती है, ये रिएक्शन वेलोसिटी की सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस को डिस्क्राइब करती है। माइकलिस और मेंटन ने प्रपोज किया कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा और ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा K1। जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है ये टूट के या तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बना देगा दोबारा, या एंजाइम और प्रोडक्ट बनाएगा। अगर तो उसने एंजाइम और सबस्ट्रेट बना दिया तो K-1 आएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट, और अगर एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बनाए तो K2। आपको पता है कि ये डायरेक्टली नहीं प्रोडक्ट बनते हैं, ये पार्शियल रिएक्शंस हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, रेट एट विच पार्शियल रिएक्शन ऑफ दिस मॉडल आर डिस्क्राइब्ड बाय रेट कांस्टेंट। मीन्स के जो रेट है इसमें हमारे पास रेट कांस्टेंट इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। माइकलिस और मेंटन ने एक इक्वेशन को डेवलप किया जिसने इनिशियल वेलोसिटी जो थी रिएक्शन की उसे किस टर्म में एक्सप्रेस किया, इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो हमने पीछे बात की, K1 तब होगा अगर ES कॉम्प्लेक्स बनेंगे, K-1 अगर ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूटेंगे, और K2 अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे। इक्वेशन देख लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी मैक्स और मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास है माइकलिस मेंटन की इक्वेशन। अगर हम रेट कांस्टेंट मतलब इसकी रेशो को हम डिफाइन करें कि इसको हम Km के इक्वल कर दें। Km मीन्स माइकलिस कांस्टेंट, जिसे हम माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। तो MM रेशो यानी कि माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके रेट कांस्टेंट की रेशो के बजाय हम यहाँ पे Km लिख दें। मतलब कि अगर हम माइकलिस कांस्टेंट यानी कि Km को सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के भी इक्वल कर दें तो Km की जगह पे भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। उसे एडिशन ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय S, S से कट गया, और VI इज इक्वल टू वी मैक्स ओवर 2। इसका मतलब है कि Km को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो हाफ वी मैक्स प्रोड्यूस करे उसे हम Km कहेंगे। अब है हमारे पास लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी का रेसिप्रोकल उसको हम प्लॉट करें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल के। इधर देखें, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी का रेसिप्रोकल और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल को हमने ड्रॉ किया। जो हमारे पास लाइन आई, जो कर्व आई, वो स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास यहाँ पे वी मैक्स का रेसिप्रोकल आ गया, जो स्लोप है हमारे पास Km ओवर वी मैक्स है, और ये हमारे पास Km का भी इन्वर्स आ गया। अब जो कर्व है हमारी स्ट्रेट लाइन है, कर्व ये जो हमारे पास कर्व आई है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू एस्टिमेट Km, क्योंकि सिर्फ चंद एंजाइम्स ही सैचुरेशन कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई, V इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। अब इक्वेशन के इन्वर्स देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है, इसे हमने इन्वर्स करना है। इनिशियल वेलोसिटी का इन्वर्स किया 1 ओवर VI, उल्टा दिया Km प्लस S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट से कट गया, यहाँ पे इन्हें अलग अलग कर लिया, सबस्ट्रेट से कट गया, और यहाँ पे 1 ओवर वी मैक्स आ गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए एजुकेशन एट होम। अल्लाह हाफिज़।